कहानी की शुरुआत में हम साइलो नाम का एक विशाल बंकर देखते हैं जिसमें 144 फ्लोर हैं, जिन्हें लेवल्स भी कहा जाता है। यहाँ 10,000 लोग रहते हैं क्योंकि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं है। परमाणु हमला हुआ है या हवा जहरीली हो गई है, ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन इंसान अब बंकर में रहते हैं। इस बंकर में रहने वाले सभी 10,000 लोग अलग अलग काम करते हैं। साइलो के कुछ फ्लोर्स पर खाने की खेती होती है और कुछ फ्लोर्स पर जानवर पाले जाते हैं। इनके पास डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मतलब पूरी एक दुनिया है जहाँ जीवन जीने के लिए सब कुछ है। इस साइलो के सबसे निचले फ्लोर पर एक बड़ा जनरेटर है जो पूरे साइलो में बिजली की आपूर्ति करता है और साइलो को रोशन रखता है। ये जनरेटर सोलर एनर्जी या ईंधन से नहीं चलता है, बल्कि स्टीम पावर यानी भाप की शक्ति से चलता है। अब यह भाप कहाँ से आती है ये हम धीरे धीरे जान पाएंगे। साइलो में रहने वाले हर इंसान का अपना परिवार है, घर है और नौकरी भी है। ये साइलो बहुत गहरा होने के बावजूद यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है, इसलिए सभी को सीढ़ियों की मदद से ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है। साइलो में रहने वाले ज्यादातर लोग मानव इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे यह भी नहीं जानते कि रात में आसमान में जो चमकते हैं उन्हें तारे कहते हैं। सब बस इतना जानते हैं कि साइलो ही उनकी दुनिया है और उन्हें यहीं जिंदा रहना है। पृथ्वी का क्या हुआ या पहले पृथ्वी कैसी थी, इस बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। इतने लोगों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक सिस्टम है, एक चेन ऑफ कमांड। साइलो में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, यानी IT, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फूड आदि। जैसे हमारी पृथ्वी पर होता है, यहाँ एक मेयर भी होता है। मेयर के अलावा यहाँ एक शेरिफ भी है ताकि वह स्थिति को नियंत्रित कर सके। इसके अलावा शेरिफ के साथ डिप्टी भी होते हैं जो अपने अपने फ्लोर पर पहरा देते हैं और लोगों पर नजर रखते हैं। लेकिन यहाँ के सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक फोर्स है जिसे जुडिशियल कहा जाता है। एक शब्द में कहें तो वे साइलो की सेना है जो सिर्फ कठिन परिस्थितियों में ही सामने आते हैं। साइलो में पैसों का कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ नियम भी है। एक नियम तो ये है कि उस चीज को अपने पास नहीं रखा जा सकता जो पुरानी दुनिया की चीज है, यानी जिसे बहुत पहले के इंसानों ने बनाया था। इन अवशेषों को सहेज कर रखने पर कड़ी सजा मिलती है। दूसरा नियम यह है कि अगर कोई कहता है कि वह बाहर जाएगा तो उसे मौत की सजा दी जाती है। उसे एक सूट पहनाकर बाहर भेज दिया जाता है जहाँ की जहरीली हवा उसे मार डालेगी। साइलो के सबसे ऊपरी फ्लोर के कैफेटेरिया में एक बड़ी स्क्रीन है जहाँ से बाहर की दुनिया दिखाई देती है, एक तबाह, सूखी और वीरान दुनिया। यहाँ कोई अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसके लिए जुडिशियल यानी जो यहाँ की सरकार है उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि साइलो के बारे में अब तक आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। बाकी जानकारी हम कहानी के जरिए जान पाएंगे। आज का दिन भी साइलो के बाकी दिनों की तरह ही सामान्य था। हम शेरिफ होल्स्टन को देखते हैं। सुबह हो चुकी है। होल्स्टन खुद को तैयार करता है। वह एक फूलदान को अपने कमरे में रखे एक आईने के सामने रख देता है। इसके बाद वह एक एयर वेंट के बेल्ट को टाइट कर देता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग सकता है, लेकिन ये छोटे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। खैर, होल्स्टन लंबे समय से साइलो का शेरिफ है। वह अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभाता है। हर कोई उसका सम्मान करता है, उसकी बात सुनता है। तैयार होने के बाद वह कैफेटेरिया की तरफ जाने लगता है जिसमें हम साइलो का एक बेसिक नक्शा देखते हैं। हर फ्लोर पर कुछ न कुछ है। होल्स्टन को देखकर आज भ्रमित लग रहा था, मानो उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे हों। वह कैफेटेरिया की उस स्क्रीन के सामने खड़ा रहता है जहाँ से बाहर की दुनिया दिख रही थी। वह बस बाहर देख रहा था। नाश्ता करने के बाद वह अपने ऑफिस पहुंचता है जो साइलो का पुलिस स्टेशन है। यहाँ हमारी मुलाकात डिप्टी सैम मार्नेस से होती है। सैम एक अच्छा डिप्टी है और होल्स्टन का अच्छा दोस्त है। ऑफिस पहुंचते ही होल्स्टन अपना बैज उतार देता है और उसे एक नोट के ऊपर रख देता है। इसके बाद वह खुद को सेल नंबर 3 में बंद कर लेता है। ये सेल असल में उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें मौत की सजा दी जाएगी, यानी जिन्हें साइलो के बाहर निकाल दिया जाएगा। इस सेल से बाहर का नजारा दिखाई देता है। सैम जब देखता है कि होल्स्टन ने खुद को बंद कर लिया है तो वह पूछता है कि तुम यह क्या कर रहे हो। होल्स्टन कहता है कि मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। सैम उससे विनती करता है और कहता है कि तुम्हारे दिमाग में जो बात आ रही है उसे मत बोलना। दरअसल अगर कोई कहता है कि आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड तो नियम के अनुसार उसने अपनी मौत का फैसला कर लिया है और शेरिफ होल्स्टन कह देता है कि वह बाहर जाएगा। यह सुनकर सैम को बहुत बुरा लगता है। यहाँ होल्स्टन के साथ क्या हुआ है, वह बाहर मरने के लिए क्यों जाना चाहता है, ये सब कुछ वह अपने दोस्त सैम को बताने लगता है। और हम 3 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ हम होल्स्टन और उसकी पत्नी एलिसन को देखते हैं। एलिसन IT डिपार्टमेंट में काम करती थी। अब साइलो में IT तो है, लेकिन यहाँ के कंप्यूटर इतने ज्यादा एडवांस नहीं है, सिर्फ बेसिक काम किया जा सकता है। खैर, आज सुबह एलिसन को एक खुशखबरी मिलती है। असल में यहाँ जो शादीशुदा लोग बच्चा पैदा करना चाहते हैं वे यह रिक्वेस्ट जुडिशियल को भेज देते हैं। याद रखना होगा कि जब भी बात जुडिशियल की आती है तो समझ लेना चाहिए कि वे साइलो के सबसे ताकतवर लोग हैं जो साइलो का हर महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। जुडिशियल एक लॉटरी की व्यवस्था करता है जिसमें जिनका नाम आएगा उन्हें अनुमति दी जाती है कि वे बच्चा पैदा कर सकते हैं। कोई नियम न तोड़े, इसलिए हर महिला के पेट में एक
एक बर्थ कंट्रोल डिवाइस लगा दिया जाता है। अब चूंकि लॉटरी में एलिसन का नाम आया है, इसलिए वे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसका बर्थ कंट्रोल डिवाइस हटा देता है, लेकिन डॉक्टर जब यह कर रहा था तब बीच में पर्दा था। यहाँ जिन्हें बच्चा पैदा करने की अनुमति मिलती है, उनके पास सिर्फ 1 साल का समय होता है। 1 साल में भी अगर महिला गर्भवती नहीं होती है तो वह मौका गंवा देती है। एलिसन और डॉक्टर की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि एलिसन पहले भी 2 बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह आखिरी बार है, क्योंकि इसके बाद एलिसन की उम्र इतनी हो जाएगी कि वह बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आ रहा था, जिससे दोनों ही चिंतित हो जाते हैं। इसी बीच हम IT डिपार्टमेंट के हेड बर्नार्ड हॉलैंड को देखते हैं, जो थोड़ा सख्त है, लेकिन वह भी बाकियों की तरह एक वर्कर है। उनके ऊपर जो हैं वे जुडिशियल हैं, लेकिन जुडिशियल के ऊपर कोई है या नहीं यह अभी तक पता नहीं है। खैर, एलिसन बाकियों की तरह नहीं थी। उसके दिमाग में यहाँ के सभी नियमों को लेकर हमेशा बहुत से सवाल घूमते रहते थे। इसलिए वह एक आर्टिकल लिखती है जो बर्नार्ड को पसंद नहीं आता और वह फाइल को डिलीट कर देता है। वैसे भी एलिसन की तरह जो लोग सवाल उठाते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। साइलो में रहने वाले लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सब कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। 140 साल पहले यहाँ एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह के बाद किसी ने सिर नहीं उठाया। खैर, 208 दिन बीत जाते हैं। एलिसन के पास गर्भ धारण करने के लिए सिर्फ 177 दिन बचे हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात यहाँ की मेयर रूथ जाहन्स से होती है, जो काफी लंबे समय से साइलो की मेयर हैं। मेयर जाहन्स लोगों का ख्याल रखने और सही फैसले लेने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वह भी जुडिशियल को जवाबदेह हैं। कई सालों से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसलिए किसी को मौत की सजा नहीं दी गई है। इसीलिए बाहर जो कैमरा लगा है या दूसरी जगहों से बाहर का जो नजारा दिखता है वह अब गंदा हो गया है, और स्वाभाविक रूप से अगर कोई बाहर जाता है तो वह पहले उस कैमरे को साफ कर देता है। हालांकि उन पर कोई दबाव नहीं डाला जाता, फिर भी ज्यादातर समय वे पहले कैमरा साफ कर देते हैं ताकि जमीन के नीचे रहने वाले लोग बाहर की स्थिति के बारे में जान सकें। यहाँ एक महिला है जिसका नाम ग्लोरिया है। चूंकि यहाँ जब किसी की गर्भधारण की लॉटरी निकलती है तो सबको खबर मिल जाती है, इसलिए ग्लोरिया एलिसन से मिलने आती है। लेकिन होल्स्टन को ग्लोरिया पर भरोसा नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति को धोखा देने के कारण ग्लोरिया को सजा दी गई थी। खैर, एलिसन को उस पर भरोसा करना ही पड़ता है, इसलिए वह उससे मिलने चली जाती है। बात करने से पहले ग्लोरिया पानी चालू कर देती है ताकि कोई उनकी बात न सुन सके। दरअसल ग्लोरिया को पूरा यकीन था कि उन सब की बातें मॉनिटर की जाती हैं। इसके अलावा जुडिशियल जानबूझकर एलिसन को बच्चा पैदा करने से रोक रहा है। उसके पास एक सबूत है। वह कहती है कि तुम इंजीनियरिंग में जाओ, जहां तुम जॉर्ज विल्किंस से मिलना, तब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कुछ सबूत मिल जाएंगे। एलिसन ये सब जाकर होल्स्टन को बताती है कि क्यों 3 साल की कोशिश के बाद भी वह गर्भधारण नहीं कर पा रही है। चूंकि होल्स्टन साइलो के नियम कानूनों को पूरी तरह से मानता था, इसीलिए वह कहता है कि उन्होंने हर चीज के लिए आवेदन किया था, उसके बाद उन्हें अनुमति मिली है, इसलिए वे जुडिशियल को दोष नहीं दे सकते। खैर, ग्लोरिया की बात मानकर एलिसन जॉर्ज से मिलना चाहती है। जॉर्ज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जॉर्ज बताता है कि उसे एक अवशेष मिला है जिसे उसने छुपा कर रखा है। असल में यह एक हार्ड ड्राइव है जिसे वह क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह बार बार फेल हो रहा है। उसने कुछ लोगों की मदद भी ली है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एलिसन बहुत माहिर थी, इसलिए जॉर्ज को लगता है कि एलिसन यह कर पाएगी। एलिसन कोशिश करती है। हालांकि आज साइलो में एक विशेष दिन मनाया जा रहा है, लेकिन एलिसन उन सबको इग्नोर करके इस हार्ड ड्राइव को ओपन करने के काम में लग जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वह हार्ड ड्राइव में मौजूद फाइलों को ओपन करने में सफल हो जाती है। फाइल खुलते ही वहाँ साइलो का एक मैप दिखाई देता है। चूंकि साइलो में एडवांस कंप्यूटर नहीं है, इसलिए उनके लिए यह फाइल बहुत अलग थी। ये 3D इमेजेस थी। ये सब देखकर एलिसन डर जाती है, क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। ऐसा कुछ देखना या ऐसे किसी चीज पर काम करना सीधे मौत के मुंह में जाने जैसा है। इसलिए वह इस फाइल को नष्ट करने की सलाह देकर फाइल को खुला छोड़कर वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद जॉर्ज देखता है कि हार्ड ड्राइव के अंदर हजारों फाइलें हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। आज साइलो में जो विशेष दिन मनाया जा रहा है उसे फ्रीडम डे कहते हैं। मेयर रूथ की स्पीच से हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने साइलो बनाया है उन्हें डीड फाउंडर्स कहा जाता है। खैर, उन हार्ड ड्राइव की फाइलों को देखने के बाद एलिसन की सोच में बहुत बदलाव आता है। अब तो उसे शक हो रहा है कि उसका बच्चा न होना जुडिशियल की ही योजना है। देखते ही देखते 1 साल पूरा हो जाता है और एलिसन का सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन एक दिन एलिसन निचले फ्लोर पर जॉर्ज से मिलती है। दोनों उन फाइलों को देखते हैं जिसके अंदर उन्हें एक ऐसा फुटेज मिलता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उसमें किसी को बाहर भेजने का एक वीडियो फुटेज था, यानी उसे मौत की सजा दी गई है। अजीब बात यह है कि उस वीडियो में दिख रहा था कि बाहर की दुनिया हरी भरी है, आसमान नीला है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं। यह देखकर एलिसन को विश्वास हो जाता है कि उनसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। इसके बाद वह घर आती है। होल्स्टन ने एलिसन में बदलाव नोटिस किया है, लेकिन एलिसन ने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया है। अगले दिन वह काम पर नहीं गई,
गई बल्कि घर पर ही रह गई, क्योंकि उसे एक सबूत चाहिए था जो वह अपने पति को दिखा सके। होल्स्टन जब उससे मिलने उसके ऑफिस जाता है तो वह वहाँ नहीं थी, इसलिए वह घर आकर देखता है कि एलिसन टेंशन में थी। वह कहती है कि मुझे इस जगह पर बहुत पहले से ही शक था, लेकिन मैं कोई सबूत खोजना चाहती थी क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो आसानी से किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। एलिसन कहती है कि जुडिशियल हमें बच्चा पैदा नहीं करने देगा। यह कहकर वह अपने पेट का बर्थ कंट्रोल डिवाइस दिखाती है जिसे उसने खुद अपना पेट काट कर निकाला है, यानी तब डॉक्टर ने जो भी किया था वह सब नाटक था। होल्स्टन अपनी पत्नी की यह हालत देखकर तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ता है, लेकिन एलिसन कैफेटेरिया की स्क्रीन के सामने जाकर चिल्लाने लगती है और सबको समझाने की कोशिश करती है कि हमसे सच छुपाया जा रहा है। हमें लग रहा है कि हम यहाँ आजाद हैं, लेकिन यह सच नहीं है। ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। बाहर की दुनिया पूरी तरह से सुरक्षित है। इसी बीच होल्स्टन डॉक्टर को लेकर वहाँ पहुँचता है। होल्स्टन उसे यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन एलिसन राजी नहीं होती और अंत में वह कह देती है आई गना गो आउटसाइड। उसने बहुत सारे लोगों के सामने यह बात कही है और साइलो के अंदर यह बहुत बड़ा अपराध है, साथ ही इसे पाप भी माना जाता है। अब उसे बाहर भेजना ही होगा। ये शब्द सुनते ही होल्स्टन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अब वह अपनी पत्नी को नहीं बचा पाएगा, इसलिए डिप्टी उसे हिरासत में ले लेते हैं। सब हैरान हैं कि एलिसन को क्या हुआ है। अच्छा, अगर बाहर की दुनिया रहने लायक है तो अच्छी बात है। एलिसन बाहर जा रही है। मेयर और सैम डिस्कस करते हैं कि हमें एलिसन को बचाने के लिए एक झूठी कहानी बनानी चाहिए, लेकिन यह असंभव है क्योंकि एलिसन ने बहुत से लोगों के सामने यह बात कह दी है। अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन होल्स्टन जानना चाहता है, इसलिए वह इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जिसमें वह सबसे पहले ग्लोरिया को अरेस्ट करता है, जिसकी मदद से उन्हें जॉर्ज विल्किंस का पता चलता है और उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जॉर्ज कहता है कि एलिसन सिर्फ एक बार ही उससे मिलने आई थी और दूसरी तरफ पुलिस को जॉर्ज के घर में वह हार्ड ड्राइव नहीं मिलती है, यानी एलिसन को बचाना असंभव है। अब जिसे बाहर भेजा जाता है उसे एक खास सूट पहनाया जाता है ताकि बाहर की जहरीली हवा उसे अचानक न मार डाले। आखिरी बार होल्स्टन उससे मिलने जाता है। एलिसन उससे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे भी ऐसा ही लगता, लेकिन विश्वास करो हमें अंधेरे में रखा गया है। मैं जब बाहर जाऊंगी तब बाहर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी पेड़ पौधे जानवर हरा भरा माहौल अगर हुआ, तो मैं कैमरे को साफ कर दूंगी, जिससे तुम समझ लेना कि साइलो में हमसे झूठ बोला जा रहा है। और अगर मैं कैमरे को साफ न करूं तो बाहर की दुनिया वैसी ही है जैसी अंदर से दिखती है। अगले दिन एलिसन को बाहर भेजने के लिए तैयार किया जाता है और होल्स्टन उसकी सजा सुनाता है। उस वक्त होल्स्टन बहुत रोता है क्योंकि वह अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज खो रहा है। एलिसन के आखिरी शब्द होते हैं कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। साइलो के कई लोग यह नजारा देखने के लिए कैफे में जमा होने लगते हैं। एलिसन खुशी खुशी बाहर जाने लगती है। एलिसन के 2 एग्जिट डोर क्रॉस करके जाने के कारण तब हम अंदर से बाहर की दुनिया नहीं देख पाते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है या एलिसन ने क्या देखा है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। और दिलचस्प बात यह है कि वह कैमरे के पास आकर कैमरे को साफ कर देती है, जैसा कि उसने कहा था कि बाहर की दुनिया ठीक होने पर वह साफ कर देगी। इसके बाद वह आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक वह गिर पड़ती है। कैफेटेरिया में होल्स्टन भी सबके साथ यह नजारा देख रहा था। इस तरह एलिसन की मौत हो जाती है। सच क्या है अब कोई नहीं जानता। अब ये सब हुए 2 साल बीत जाते हैं। होल्स्टन आज भी शेरिफ है। वह अपना काम पूरी लगन से करता है, लेकिन वह अपनी पत्नी को बहुत मिस करता है। एक दिन डिप्टी सैम होल्स्टन के पास एक केस लेकर आता है। वह बताता है कि इंजीनियरिंग में जॉर्ज विल्किंस की मौत हो गई है, लेकिन एक महिला कह रही है कि यह हत्या है। शेरिफ होल्स्टन लाश को देखने निचले लेवल्स पर जाता है, लेकिन वह महिला वहाँ नहीं थी, इसलिए सैम और शेरिफ उससे मिलने इंजीनियरिंग सेक्शन में चले जाते हैं। और यहाँ हम मेन कैरेक्टर जूलियट निकोल्स को देखते हैं, जिसे हम जूलिया कहेंगे। जूलिया 13 साल की उम्र में इंजीनियरिंग में आई थी। खैर, वर्तमान में देखा जाता है कि होल्स्टन सैम को सब कुछ बताने के बाद एलिसन की तरह उसे भी एक सूट पहनाया जाता है। मेयर रूथ उसकी सजा सुनाती है। होल्स्टन की सजा देखने के लिए बहुत से लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से उन जगहों पर इकट्ठा होने लगते हैं जहां स्क्रीन लगी है। यहाँ जूलिया को देखा जाता है कि वह होल्स्टन की मौत देखने आई है। इधर होल्स्टन बाहर निकल जाता है और वह देखता है कि चारों तरफ हरियाली थी, आसमान नीला था, पक्षी उड़ रहे थे, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन शेरिफ को अपनी पत्नी की याद आ रही थी। होल्स्टन खुशी खुशी उस कैमरे को साफ करने जाता है ताकि अंदर के लोग बाहर का नजारा देख सकें। और जब भी कोई कैमरे को साफ करता था तो साइलो के लोग बहुत खुश होते थे। कुछ लोगों ने तो शर्त भी लगाई थी कि वह कैमरे को साफ करेगा या नहीं। इसके बाद शेरिफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक उसे भी कुछ हो जाता है। वह कुछ कदम चलते ही गिर पड़ता है। साइलो के लोग यह सब कुछ हैरानी से देख रहे थे। होल्स्टन की हालत खराब होने लगती है। वह बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपना हेलमेट उतार देता है और घिसटते घिसटते अपनी पत्नी एलिसन के पास चला जाता है और इसके बाद वह भी मर जाता है। कैफे
कैफेटेरिया से जूलिया भी यह सब देख रही थी। वह गुस्से में कहती है कि वह एक झूठा था और इसी के साथ वह वहाँ से चली जाती है। कुछ लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। तब नॉक्स नाम का एक आदमी सबको शांत करता है और कहता है, देखो बाहर हमारे लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो। इंजीनियरिंग सेक्शन की मैकेनिक हेड एक बूढ़ी महिला है जिसका नाम मार्था वॉकर है और मार्था के बाद नॉक्स है जो यहाँ के वर्कर्स का हेड है। वह सब पर नजर रखता है, उनका काम समझाता है। जूलिया यहाँ एक मैकेनिक के तौर पर काम करती है। हालांकि सबके पास वह काबिलियत है। सब साइलो के विशाल जनरेटर का प्रेशर ठीक रखते हैं, लेकिन कुछ समय से साइलो के जनरेटर में कोई समस्या आ गई है जिसके बारे में हम आगे और गहराई से जान पाएंगे। इधर होल्स्टन की मौत को लेकर डिप्टी सैम सबसे ज्यादा दुखी है। होल्स्टन एक चिट्ठी और अपना बैज सैम के लिए छोड़ गया है, लेकिन चिट्ठी में क्या लिखा था ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मेयर रूथ बहुत चिंतित है। शाम को सैम उनसे मिलने जाता है। उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सैम रूथ से प्यार करता है। वह उनके ऑफिस आता है जहाँ रूथ साइलो में पैदा हुए नए बच्चों के लिए स्वेटर बुन रही थी। रूथ कहती है कि मैंने पुराने सारे रिकॉर्ड देखे हैं। मुझसे पहले साइलो में जितने भी मेयर थे उनमें से किसी ने भी अपने शेरिफ को बाहर नहीं भेजा, लेकिन मैं इकलौती ऐसी मेयर हूँ जिसके साथ ये हुआ है। यही संकेत देता है कि जल्द ही साइलो की स्थिति खराब होगी। सैम उन्हें चिंता करने से मना करता है और एक नए शेरिफ को हायर करने के लिए कहता है, क्योंकि सैम कुछ महीनों बाद रिटायर हो जाएगा। हालांकि शेरिफ हायर करने का काम मेयर का होता है, लेकिन पता नहीं क्यों जुडिशियल हर बार इस काम में दखल देते हैं और वे अपनी पसंद के किसी आदमी को इस पद पर बिठाना चाहते हैं। इसके बाद वह लेवल दिखाया जाता है जहाँ चीजों की रिसाइकलिंग की जाती है। चूंकि साइलो में सीमित संसाधन है, इसलिए जिस चीज की किसी को जरूरत नहीं होती वह उसे रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट में भेज देता है। उसके बाद वह चीज किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है जिसे उसकी सच में जरूरत होती है। यह साइलो का एक नियम है। वैसे भी किसी की मर्जी हो या ना हो, उन्हें अपने सामान की रिसाइकलिंग करनी पड़ती है। इधर जूलिया भी चिंतित थी। शुरू में हमें लग रहा था कि जूलिया भी सच की तलाश में है। वह भी साइलो का रहस्य जानना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक जूलिया को साइलो के किसी रहस्य से कोई सिरदर्द नहीं है। वह गुस्से में मार्था की वर्कशॉप में आती है। जूलिया मार्था के साथ ही बड़ी हुई है, इसलिए मार्था जूलिया को समझती है। मार्था पूछती है कि क्या हुआ। जूलिया कहती है कि होल्स्टन ने मुझसे जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि जॉर्ज ने खुद को खत्म नहीं किया है, बल्कि उसकी हत्या हुई है। अब हम जानेंगे कि जॉर्ज के साथ क्या हुआ है और उसके साथ जूलिया का क्या रिश्ता है, और जूलिया ने होल्स्टन की मौत के बाद उसे झूठा क्यों कहा था। ये सब जानने के लिए हमें कहानी को कुछ समय पीछे ले जाना होगा। यह वह समय है जब एलिसन को मरे हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। होल्स्टन जॉर्ज के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। वह देखता है कि जॉर्ज ने बहुत ऊपर से कूदकर खुद को खत्म किया है, लेकिन जूलिया को नहीं लग रहा था कि उसने खुद को खत्म किया है। इसका नाम हैंक है, जो इंजीनियरिंग सेक्शन का डिप्टी है। वह निचले लेवल 3 के सभी लोगों को जानता है, इसलिए जूलिया के उससे मदद मांगने पर वह होल्स्टन को जूलिया के पास लेकर आया है। वे सब उस जगह पर आते हैं जहां जॉर्ज ऊपर से गिरा है। जूलिया होल्स्टन से कहती है कि जॉर्ज खुद को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ। वह निराश नहीं था और न ही उसे कोई समस्या थी। यह घटना रात 3 बजे हुई है, लेकिन नियमों में यह भी है कि रात होने पर सबको सो जाना है। चूंकि यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है, फिर भी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जिन्हें पोर्टर्स कहा जाता है। वे अलग अलग चीजें और साथ ही चिट्ठियां भी डिलीवर करते हैं। होल्स्टन कहता है कि हो सकता है किसी पोर्टर ने ऐसा होते देखा हो। यहाँ जूलिया चूंकि जॉर्ज से प्यार करती थी, इसलिए उसके लेवल के ज्यादातर लोग उनके रिश्ते के बारे में जानते थे। जॉर्ज अपनी मौत से 1 दिन पहले जूलिया से मिला था। वह बहुत खुश था। उसने जूलिया से कहा कि मुझे कुछ मिला है जिसकी तलाश मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ। रात को जूलिया वह देखने जॉर्ज के अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ उसे एक खिलौना मिलता है और एक नोट जिस पर लिखा था, ये खिलौना हमने पहली बार कहाँ देखा था, क्या तुम्हें याद है? मुझे वह चीज मिल गई है जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था। ये खिलौना असल में एक डिस्पेंसर है जिसमें बच्चे कैंडी रखते हैं। जूलिया समझ नहीं पाती कि इन सब का क्या मतलब है, लेकिन वह उसे छिपा कर रख लेती है। अब शेरिफ जब उसकी मदद करना चाहता है तो जूलिया उसे सब बता देती है, लेकिन जूलिया भी बेवकूफ नहीं थी। उसने उस नोट को आधा फाड़ दिया था। इसके बाद जूलिया शेरिफ को वहाँ ले जाती है जहाँ उसने डिस्पेंसर पहली बार देखा था। यह जगह सबसे निचले लेवल से भी नीचे है। काफी अंदर जाने के बाद रास्ता खत्म हो जाता है। सामने एक बोर्ड पर लिखा था कि इस जगह से आगे न बढ़ें, इसके पार जाना कानून का उल्लंघन होगा। जूलिया होल्स्टन को लेकर उसमें घुस जाती है। वहाँ एक छोटी सी टनल थी। हालांकि होल्स्टन के लिए यहाँ आना अपराध है, फिर भी उसने जूलिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि होल्स्टन जूलिया को इन सब में नहीं फंसाएगा। खैर, वे 20 फीट गहराई में उतर जाते हैं। इसके बाद वे एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ से साइलो की खुदाई का काम शुरू हुआ था। वहाँ का नजारा देखकर शेरिफ की आंखें फटी रह जाती हैं। इस विशाल मशीन की मदद से पूरा साइलो बनाया गया था, लेकिन इतनी बड़ी मशीन को वापस तो नहीं ले जाया जा सकता, इसलिए इसे यहीं छोड़ दिया गया और साइलो को इसके ऊपर बना दिया गया। जूलिया बताती है कि ज्यादातर लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते और जॉर्ज इस जगह पर कई बार आता था। जूलिया एक बॉक्स निकालती है जिसमें कुछ रेलिक्स
रेलिक्स यानी अवशेष थे। होल्स्टन पूछता है कि क्या जॉर्ज रेलिक्स का बिजनेस करता था। जूलिया जवाब देती है, नहीं, वह मैं नहीं जानती, लेकिन वह उन चीजों को बहुत पसंद करता था, उन्हें जमा करता था। मैं कभी नहीं समझ पाई कि उसे उनसे क्या मिलता था, लेकिन वह किसी एक खास चीज की तलाश में था। इस बॉक्स में कोई खास रेलिक तो नहीं था, लेकिन एक टूटा हुआ तार अटका था जिसे जूलिया नोटिस करती है। जूलिया ऐसा तार आसपास खोजती है, तब उसे एक और जगह वह तार मिलता है जिसे छुपाया गया है। जूलिया तार का पीछा करके एक बैग पाती है, उसे तार के साथ अटैच किया गया है, यानी इसमें कुछ खास था। उस बैग में एक नोटबुक थी जिस पर लिखा था हाउ टू रिकवर डिलीटेड फाइल्स और एक हार्ड ड्राइव। असल में ये वही हार्ड ड्राइव है जिसे एलिसन ने ओपन किया था। होल्स्टन इसे ले जाने की बात कहता है और जूलिया से वादा करता है कि वह इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। यह सुनकर जूलिया गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह जॉर्ज के कातिल तक पहुंचना चाहती है, लेकिन होल्स्टन तो कुछ और ही कह रहा था। वह कहता है कि होल्स्टन ने सिर्फ जूलिया के हाथ की घड़ी देखकर उस पर शक किया था, जिसके बाद वह उसकी मदद करने के लिए राजी होता है और उसका असली मकसद यह जानना है कि जॉर्ज ने एलिसन को ऐसा क्या कहा था जिससे एलिसन बाहर जाना चाहती थी। होल्स्टन जूलिया से कहता है कि यह रेड लेवल का रेलिक है। जुडिशियल को अगर इसके बारे में पता चला तो तुम्हें सजा होगी। मैं मदद करूंगा, वादा कर रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें चुप रहना होगा जब तक मैं यह नहीं समझ जाता कि ये क्या है। जूलिया के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह मजबूर होकर होल्स्टन की बात मान लेती है, लेकिन वह गुस्से में कहती है कि अगर वह अपनी पत्नी की बात सुनता तो शायद वह आज जिंदा होती। होल्स्टन कहता है कि एलिसन को तुम्हारी तरह डर नहीं लगता था, वह भी सवालों के जवाब खोजती थी। फिर उसके साथ क्या हुआ यह तो तुम जानती हो, इसलिए मेरी बात सुनो। इसी में भलाई है। जब मुझे कोई जवाब मिल जाएगा तो मैं तुम्हें संकेत दे दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि होल्स्टन को जब बाहर भेजा गया तब जूलिया ने उसे झूठा क्यों कहा था। इसका असली कारण ये है कि होल्स्टन बाहर तो चला जाता है, लेकिन वह जूलिया को कोई संकेत नहीं देता। ये सब कहानी जूलिया मार्था को सुना रही थी। जूलिया ने होल्स्टन को जो फटा हुआ नोट दिया था, जिसका एक हिस्सा उसने खुद रख लिया था, उस पर लिखा था कि वह चीज मुझे मिल गई है। वैसे भी जॉर्ज कई सालों से साइलो का रहस्य खोजने के काम में लगा था और उसने जूलिया से एक दिन कहा था कि पानी के अंदर कोई गुप्त दरवाजा है, उसे सिर्फ वह दरवाजा खोजना है। लेकिन अफसोस, न तो जूलिया को उस पानी में जाने का मौका मिलता है और न ही जॉर्ज खुद जाने के लिए जिंदा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि होल्स्टन ने जो चिट्ठी सैम को दी थी उसमें लिखा था कि मेरे मरने के बाद जूलिया निकोल्स को शेरिफ बनाया जाए, जो कि बहुत ही अजीब फैसला था। जूलिया एकदम निचले लेवल्स में रहती है, वह एक इंजीनियर है, वह कैसे शेरिफ बनेगी? लेकिन यह कोई संकेत हो सकता है जो जूलिया चाहती थी, लेकिन मेयर रूथ के लिए यह फैसला लेना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा कोई शेरिफ होना चाहिए जो नियम कानूनों के बारे में जानता हो, साथ ही प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली हो। यहाँ कई डिप्टी हैं जो शेरिफ बन सकते हैं, लेकिन पता नहीं होल्स्टन ने जूलिया को क्यों शेरिफ बनाने के लिए कहा। इसके बाद देखा जाता है कि जूलिया साइलो के बिल्कुल निचले लेवल्स पर चली जाती है, जहां वह एक ऐसी जगह जाती है जहां वह जॉर्ज के साथ रहती थी। पता चलता है कि जूलिया को पानी से डर लगता है, लेकिन वह अकेली नहीं है, बल्कि इस पूरे साइलो के लोग अंधेरे और पानी दोनों से डरते हैं। सबसे नीचे पानी था, इसलिए जूलिया एक दिन उस पानी में जाने का फैसला करती है ताकि वह जान सके कि जॉर्ज ने वहां क्या देखा है। रस्सी बांधकर वह काफी नीचे तो उतरती है, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी, वह बीच रास्ते में ही अटक जाती है। अगले दिन सुबह उसकी दोस्त शर्ली उसे जगाती है। दरअसल जनरेटर में कोई समस्या आ गई है, इसलिए जूलिया उसे ठीक करना चाहती है। यहाँ साइलो में अगर किसी के पास कोई स्किल है तो वह हमेशा किसी न किसी को सिखाता रहता है, ताकि वह स्किल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचती रहे। जूलिया का पिता एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर पीट है। सामान्य रूप से जूलिया को डॉक्टर बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जूलिया की जिंदगी में कुछ बदलाव आए थे, जिसके कारण वह यहाँ आ गई। वह एक अलग कहानी है जो हम बाद में जानेंगे। खैर, जूलिया एक कुशल इंजीनियर है, इसलिए वह अपनी स्किल किसी को सिखा रही है। जो सीखता है उसे शैडो कहते हैं। जूलिया का शैडो कूपर नाम का एक लड़का है। कूपर एक अच्छा लड़का है, लेकिन जूलिया कूपर को ज्यादा पसंद नहीं करती है और आज तो वह कूपर को मुक्का भी मार देती है। इसके बाद नॉक्स, जो मैकेनिकल का हेड है, वह जूलिया से बात करता है कि जॉर्ज के जाने के बाद जूलिया का व्यवहार बदल रहा है। जूलिया गुस्से में कहती है कि जनरेटर में कोई समस्या हुई है, उसे बंद करके ठीक करना होगा, नहीं तो राउटर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन नॉक्स इसके लिए मना कर देता है क्योंकि साइलो में कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। पिछले 140 सालों से साइलो में ऐसा कभी नहीं हुआ। अंधेरे को लेकर सबके मन में एक डर है, लेकिन जूलिया की बात भी सही है। जनरेटर की छोटी सी समस्या को अगर अभी ठीक नहीं किया गया तो जनरेटर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और बेशक यह साइलो की लाइफलाइन है, अगर रोशनी नहीं रहेगी तो कुछ नहीं बचेगा। 10,000 लोगों की मौत निश्चित है। नॉक्स से बात करने के बाद जूलिया अपना मन हल्का करने के लिए मार्था वॉकर के पास जाती है। हालांकि जूलिया 13 साल से मार्था के साथ है, लेकिन उनके बीच ज्यादा प्यार नहीं दिखता है। वे दोनों गुस्से में एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और दोनों ही एक दूसरे
दूसरे पर भरोसा करते हैं। अजीब बात यह है कि मार्था पिछले 25 सालों से अपनी वर्कशॉप से बाहर नहीं गई है। जूलिया मार्था से कहती है कि मैं असफल हूँ, मैं तो जॉर्ज के लिए पानी में भी नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन मार्था उसे शांत करती है और कहती है कि हम इंसान हैं, हम निराश होते हैं, फेल होते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जूलिया गुस्से में यह कहकर चली जाती है कि देखो, मुझे वह इंसान यह बात कह रहा है जो 20 सालों से अपनी वर्कशॉप से बाहर नहीं गया है। ऊपरी लेवल्स पर चलते हैं। देखा जाता है कि मेयर जूलिया से मिलने के लिए नीचे जाने की तैयारी कर रही हैं। चूंकि यहाँ 144 फ्लोर्स हैं और नीचे जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियां हैं, इसलिए नीचे जाने में काफी समय लगता है। इसलिए अगर कोई नीचे जाना चाहता है या नीचे से कोई ऊपर आना चाहता है तो वह अपने साथ बैग और खाने पीने का सामान ले लेता है, क्योंकि यह एक लंबा सफर है। मेयर थोड़ा बहुत चाहती हैं कि जूलिया शेरिफ बने, लेकिन जुडिशियल ये मानने को तैयार नहीं है। फिर भी वे मेयर को शेरिफ के मामले में ज्यादा नहीं रोकते। जुडिशियल चाहते हैं कि मेयर जुडिशियल की पसंद के किसी व्यक्ति को शेरिफ बनाए, लेकिन मेयर रूथ ने यह बात अभी तक नहीं मानी है। खैर, वे सबसे पहले आईटी के हेड बर्नार्ड से मिलते हैं कि वह इस फैसले के बारे में क्या सोचता है। इस फैसले को लेने से भविष्य में कोई अनहोनी तो नहीं होगी। बर्नार्ड इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं है। वह कहता है कि जूलिया एक चोर है, उसने एक बार हीट टेप चुराया है। हालांकि पता चलता है कि जूलिया ने यह इंजीनियरिंग में कुछ ठीक करने के लिए किया था, लेकिन बर्नार्ड यह विश्वास नहीं करता। यहाँ हमें एक बात याद रखनी होगी कि हीट टेप एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेयर रूथ यहाँ के ज्यादातर बच्चों के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुनती थी। वह निचले फ्लोर्स पर कई सालों से नहीं गई हैं, लेकिन अब रूथ वहाँ जाकर देखती हैं कि वे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मेयर उनसे मिलती हैं और वहाँ उनकी मुलाकात जूलिया के पिता डॉक्टर पीट से होती है। मेयर उनसे जूलिया के बारे में पूछती हैं कि उनका रिश्ता कैसा है। पीट हैरान होता है कि क्या हुआ, जूलिया ने कुछ किया है क्या? मेयर कहती हैं नहीं। मेयर कहती हैं कि उसे हम एक नई पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास करने में तो परेशानी हो रही है कि वह तुम्हारी बेटी है। उसे तो डॉक्टर बनना चाहिए था, वह इंजीनियरिंग में कैसे चली गई? पीट बताता है कि जूलिया को हमेशा खराब चीजें ठीक करने का शौक था। 13 साल की उम्र में वह इंजीनियरिंग सेक्शन में चली गई। मुझे उससे मिलने का मौका नहीं मिलता। यहाँ मुझे बीमार मरीजों का इलाज करना पड़ता है। हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी मिलती है, इसीलिए उस दिन आराम करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये सब सुनकर मेयर रूथ और सैम नीचे जाने लगते हैं। रास्ते में वे खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ हम साइलो का नक्शा और अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे ये लोग कुछ लेवल्स पर खाना उगाते हैं। रूथ और सैम नाश्ता करने ही वाले होते हैं। ठीक उसी समय वहाँ जुडिशियल का सिक्योरिटी हेड रॉबर्ट सिम्स आता है। वह अपने साथ मेयर रूथ के लिए कुछ ताजा स्ट्रॉबेरी लाया है। रॉबर्ट कहता है कि यह जज मेडोज की तरफ से है। जज मेडोज साइलो की सर्वोच्च प्रमुख है, यानी उनकी बात से सब कुछ होता है। मेडोज एक महिला है जिनसे बाद में मुलाकात होगी, लेकिन अभी रॉबर्ट मेयर को यह राजी करने आया है कि वह जूलिया को शेरिफ न बनाए, बल्कि किसी अच्छे अनुभवी व्यक्ति को बनाए। जुडिशियल के पास एक व्यक्ति है जिसका नाम डिप्टी पॉल बिलिंग्स है। रॉबर्ट कहता है कि उसका परिवार है, वह काफी समय से डिप्टी है, उससे अच्छा शेरिफ और कोई नहीं हो सकता। लेकिन मेयर कहती हैं कि वह पहले जूलिया से मिलेंगी, उसके बाद फैसला लेंगी। रॉबर्ट वहां से चला जाता है। इसके बाद फाइनली मेयर इंजीनियरिंग सेक्शन में पहुंच जाती है। उनके वहां पहुंचते ही अचानक जमीन कांपने लगती है, क्योंकि जनरेटर की समस्या बढ़ रही थी। जूलिया आसपास ही थी, इसलिए वह जनरेटर की तरफ तेजी से जाती है। ऊपर से मेयर जूलिया को देख रही थी। इधर जूलिया सबको शांत होने के लिए कहती है ताकि वह सुन सके कि समस्या कहाँ हुई है। वह कुछ महसूस करती है और नॉक्स से कहती है कि राउटर का एक ब्लेड टेढ़ा हो गया है, जो बार बार बॉडी से टकरा रहा है। हमें इसे ठीक करना ही होगा, नहीं तो राउटर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसके बाद जूलिया मेयर और डिप्टी सैम से मिलती है। जूलिया हैरान होती है कि उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, तो मेयर जूलिया को शेरिफ होल्स्टन की वसीयत के बारे में बताती है। मेयर बताती हैं कि मेरे और सैम के अलावा कोई तुम्हें शेरिफ की पोस्ट पर नहीं देखना चाहता। यह सुनकर जूलिया बहुत हैरान होती है और कहती है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। साइलो में सबको लगता है कि उनका काम महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा काम सच में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे जनरेटर पर नजर रखनी होती है, उसे ठीक करना होता है। सैम होल्स्टन का बैज जूलिया को देकर चला जाता है। उनके जाने के बाद जूलिया अपने साथियों से बात करती है। सब हैरान हैं कि यह कैसा फैसला है। वहाँ डिप्टी हैंक जब होल्स्टन के बैज के पीछे एक शब्द देखता है तो वह बैज जूलिया को देता है। जूलिया जब बैज का पिछला हिस्सा देखती है तो वह समझ जाती है कि शायद यही वह संकेत है जिसके बारे में होल्स्टन ने उससे कहा था। जूलिया तेजी से मेयर और सैम के पास जाकर कहती है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं ये पोस्ट लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेयर पूछती हैं कि कैसी शर्त? जूलिया कहती है कि मुझे जनरेटर ठीक करने की अनुमति देनी होगी। अगर मैं उसे ठीक कर लूंगी तो मेरी कोई टेंशन नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें कुछ समय के लिए जनरेटर बंद करना होगा। ये सुनकर मेयर और सैम जूलिया की तरफ हैरानी से देखते रहते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी जनरेटर बंद नहीं किया गया है। साइलो के लोगों को 3 चीजों से डर लगता है, एक अंधेरा, दूसरा पानी और तीसरा बाहर जाना। जूलिया समझाती है कि अगर हम जनरेटर ठीक नहीं करेंगे तो 100,000 लोग जिंदगी भर के लिए अंधेरे में फंस जाएंगे। हमारे पास बैकअप पावर है, हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। खैर,
रूथ को यह फैसला लेना ही पड़ता है। वह कहती है ठीक है, तुम अपना काम करो। जूलिया अपने साथियों से बात करती है। सब टेंशन में थे कि जनरेटर अगर ठीक नहीं हुआ तो साइलो तबाह हो जाएगा। अब अगर वे जनरेटर रिपेयर करना चाहते हैं तो उन्हें स्टीम के उस प्रवाह को बंद करना होगा या रोकना होगा। शर्ली सबको समझाती है कि साइलो के फाउंडर्स बहुत बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि जनरेटर कभी न कभी खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने एक हैच बनाया है, एक छोटी खाली जगह जिसमें हम कुछ देर के लिए स्टीम को रोक सकेंगे। लेकिन ज्यादा स्टीम रोकने पर एक धमाका होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। खैर, ये लोग प्लान करते हैं कि सबसे पहले नॉक्स स्टीम के प्रेशर को 50% पर ले आएगा। उसके बाद जनरेटर को खोला जाएगा। जब खराबी का पता चलेगा तब नॉक्स स्टीम को पूरी तरह से बंद कर देगा। तब उनके पास सिर्फ 30 मिनट का समय होगा और इन्हें उसी कम समय में खराब पार्ट्स को निकालना, उसे रिपेयर करना और उसे लगाना भी होगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इंजीनियरिंग में जितने भी लोग हैं वे सभी आज इस काम में लगे रहेंगे और बहुत तेजी से काम करेंगे। उस दिन शाम को मेयर रूथ के कहने पर पूरे साइलो में घोषणा की जाती है कि कुछ समय के लिए जनरेटर बंद किया जा रहा है, जिसके कारण आप सभी को बैकअप के सहारे चलना होगा। सब डर जाते हैं। बहुत से लोग कैफेटेरिया में जमा होते हैं। अब नॉक्स स्टीम को 50% पर ले आता है और साइलो की बिजली बंद कर देता है। तब कैफेटेरिया में जो स्क्रीन लगी थी वहाँ अजीब सा एक नजारा सामने आता है। ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही था। उस स्क्रीन पर दिखा था कि बाहर कोई तबाह पृथ्वी नहीं है, बल्कि एक हरी भरी पृथ्वी दिख रही थी। वहाँ मौजूद सब लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। नीचे स्टीम बंद होते ही जनरेटर को खोला जाता है। जूलिया की बात सही थी। राउटर का एक ब्लेड टेढ़ा हो गया है जो बाकी हिस्से से टकरा रहा है। सब तैयार थे। अब स्टीम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। स्टीम अब उस हैच में जमा हो रही थी। राउटर बंद होते ही जूलिया और कूपर तेजी से ऊपर जाकर उस ब्लेड को खोलने लगते हैं। उन्हें सब कुछ तेजी से करना है। साइलो में मौजूद माँ बाप अपने बच्चों को दिलासा दे रहे थे कि रोशनी फिर से आ जाएगी। मेयर रूथ डिप्टी सैम के ऑफिस में थी। हम जानते हैं कि सैम रूथ को पसंद करता है, लेकिन वह अपने प्यार का इजहार कब करेगा? शायद मरने के बाद। दोनों बाहर आकर देखते हैं कि पूरे साइलो में शांति है, कोई आवाज नहीं है। डिप्टी सैम कहता है कि आज से पहले साइलो के लोग कभी इतने डरे हुए नहीं थे। मेयर पूछती हैं कि तुम जब रिटायर हो जाओगे तब क्या करोगे? सैम कहता है कि अपनी एक दुकान खोलूंगा जहां मैं स्केच बनाऊंगा। सैम रूथ से पूछता है कि आप भी तो जल्द रिटायर हो जाएंगी, तब आप क्या करेंगी? रूथ मजाक में कहती हैं कि मैं ऐसे किसी के पास दुकान खोलूंगी जो स्केच बनाता है। ये सुनकर सैम समझ जाता है कि रूथ भी उससे प्यार करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। नीचे सभी जनरेटर ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन 30 मिनट में वे काम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। स्टीम उस हैच में जमा हो रही थी। नॉक्स स्टीम को और नहीं रोक पाएगा क्योंकि हैच गर्म हो रहा था। वह जूलिया को आवाज देता है कि जल्दी नीचे उतरो, मैं इसे और नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन जूलिया इस काम को बीच में कैसे छोड़ दे, इसलिए वह कूपर को वहीं रहने के लिए कहती है। खुद नीचे उतरकर वह हैच की तरफ दौड़ती है। उसका आइडिया था कि पानी की मदद से हैच को ठंडा करने की कोशिश करे, शायद आइडिया काम कर जाए। तब तक कूपर को ब्लेड लगाने का समय मिल जाएगा, इसलिए वह नीचे जाती है। लेकिन पीछे से दरवाजा बंद करना जरूरी है, जिसके बाद पानी के कारण हैच का तापमान नीचे आने लगता है और कूपर ब्लेड को फिर से अपनी जगह पर लगा देता है और नॉक्स जनरेटर चालू कर देता है। लेकिन जूलिया अभी भी अंदर फंसी थी। वह पानी बंद नहीं कर रही थी ताकि हैच गर्म न हो, लेकिन ऐसा करते करते वह खुद डूब रही थी। सब तेजी से जूलिया को वहां से बाहर निकालते हैं और किस्मत से जनरेटर अब पूरी तरह से ठीक है। अब चूंकि जूलिया ने फैसला कर लिया है कि वह इंजीनियरिंग से ऊपरी फ्लोर्स पर चली जाएगी जहां वह अपनी पोस्ट संभालेगी, इसलिए वह अपने दोस्तों खासकर मार्था से विदाई लेती है। लेकिन सच्चाई यह थी कि जूलिया की शेरिफ बनने की कोई इच्छा नहीं है। वह सिर्फ जॉर्ज के कातिल को खोजना चाहती है। खैर, जूलिया का यह सफर उसे कहां ले जाता है यह हम जल्द ही जान पाएंगे। अगले दिन रूथ बर्नार्ड से मिलती है। सबसे पहले बर्नार्ड पावर चले जाने की शिकायत करता है। मेयर कहती हैं कि यह करना जरूरी था, जनरेटर में समस्या हो गई थी और जूलिया ने जनरेटर ठीक किया है। लेकिन फिर भी बर्नार्ड के मन में जूलिया के लिए कोई सम्मान नहीं है। वह अभी भी उसे चोर कह रहा था। रात को सैम और रूथ जब कुछ कागजों पर साइन कर रहे थे तब अचानक मेयर रूथ को कुछ हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। मेयर के साथ क्या हुआ है ये हम आगे जान पाएंगे। इसके बाद हम जूलिया का अतीत देखते हैं जहां वह अभी छोटी है, जहां हमें पता चलता है कि जूलिया का पिता एक डॉक्टर था और उसकी माँ भी। जूलिया की माँ का नाम हन्ना निकोल्स है। जूलिया का एक छोटा भाई भी था जो बचपन से बीमार रहता था और 11 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ महीनों बाद जूलिया की माँ भी मर जाती है। इन सब से जूलिया अंदर से टूट जाती है। लेकिन उसके भाई की मौत से लेकर माँ की मौत तक उनके इस समय में कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण जूलिया अपने पिता से नफरत करने लगती है। माँ की मौत के बाद बाप बेटी में झगड़ा होता रहता था, इसलिए एक दिन जूलिया अपने घर से निकल जाती है। चूंकि उसे खराब चीजें ठीक करने का शौक था, इसलिए वह इंजीनियरिंग में चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात मार्था वॉकर से होती है। मार्था उसे रखना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जूलिया
की जिद देखकर वह उसे कचरा फेंकने का काम देती है। साइलो में जितनी भी रिसाइकलिंग की चीजें हैं वे हर फ्लोर से एक बड़े पाइप के जरिए फेंकी जाती हैं। यहाँ इंजीनियरिंग में काम करने वाले लोग इन चीजों को अलग अलग करके बांटते हैं। हर 5 मिनट बाद पाइप से कोई न कोई चीज नीचे गिरती ही रहती है। यहाँ से जूलिया अपनी इंजीनियरिंग की यात्रा शुरू करती है। यहाँ उसकी मुलाकात शर्ली से होती है। बाद में उनकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जूलिया का पिता उसे लेने आता है, लेकिन जूलिया वापस नहीं जाना चाहती। उसका पिता उसके साथ जबरदस्ती नहीं करता और पूछता है, क्या तुम यहाँ खुश हो? तब जूलिया रोते हुए कहती है कि मैं पूरे दिन में सिर्फ कुछ देर के लिए आराम कर पाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे माँ और भाई के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। वर्तमान में जूलिया मेयर के ऑफिस पहुँचती है, लेकिन वह वहाँ देखती है कि यहाँ पहले से ही बर्नार्ड और रॉबर्ट डिप्टी सैम के साथ मौजूद हैं और नीचे मेयर की लाश पड़ी थी। सैम बहुत गुस्से में है क्योंकि वह जानता था कि मेयर को जहर दिया गया है। किसने दिया है यह अभी पता नहीं है, लेकिन कल रात मेयर ने जो ड्रिंक ली थी उसमें जहर मिला हुआ था। सैम गुस्से में पागल हो रहा था क्योंकि वह रूथ को प्यार करता था, लेकिन जूलिया को वहाँ देखकर सैम खुश नहीं था और बर्नार्ड भी इस फैसले से सहमत नहीं है। लेकिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस वक्त एक शेरिफ की जरूरत है, इसलिए जूलिया यह पोस्ट स्वीकार करेगी। इसके बाद जूलिया शेरिफ के ऑफिस जाती है, यानी होल्स्टन के ऑफिस में काम करने वाली एक महिला जिसका नाम सैंडी है, जो ऑफिशियली होल्स्टन की असिस्टेंट थी, वह अब जूलिया की असिस्टेंट हो गई है। वह कुछ कड़वी बातें जूलिया को कहती है, जिससे समझ आता है कि निचले लेवल्स के लोगों को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन जूलिया जिस मकसद से यहाँ आई है वह उसे पूरा करके ही मानेगी, इसलिए उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उससे बहस करती है कि अब से मैं तुम्हारी बॉस हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। हम नीचे जो खाना खाते हैं तुम भी वही खाओ। पहले दिन ही जूलियट उससे जॉर्ज विल्किंस की फाइल मांगती है। अब चूंकि जूलिया को शेरिफ की नौकरी मिल गई है, इसलिए उसे एक घर भी मिल जाता है। उस रात बर्नार्ड उसे मिलने आता है। असल में वह उसके लिए शेरिफ की यूनिफॉर्म लाया है और उसकी शेरिफ की पोस्ट कंफर्म कर रहा है, यानी साइलो की एक किताब जिस पर हाथ रखकर उन्हें सभी नियमों का पालन करने की शपथ लेनी होती है। बर्नार्ड जूलिया से कहता है कि मैं कभी तुम्हारे पक्ष में नहीं था, लेकिन हालात देखकर यह मजबूरी है। खैर, अगले दिन जूलिया जब ऑफिस आती है तब सैंडी उसे बताती है कि जुडिशियल ने जॉर्ज की फाइल देने से मना कर दिया है। साथ ही उन्हें खबर मिली है कि डिप्टी सैम किसी के साथ मारपीट कर रहा है। जूलिया तेजी से उसके पास जाती है जहां सैम ने एक आदमी की नाक तोड़ दी है। जूलिया उसे शांत करके कैफेटेरिया में ले जाती है। सैम टेंशन में था, गुस्से में था। रूथ की मौत से वह अंदर से टूट चुका है। वह जानता था कि जरूर रूथ को किसी ने झड़ दिया है, इसलिए वह अब जिस पर भी शक करता है उसी से पूछताछ करता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जूलिया उसके साथ एक डील करती है। वह कहती है कि मुझे पता है मेरे शेरिफ बनने से कोई खुश नहीं है और मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सैम उससे पूछता है कि तुमने होल्स्टन को क्या कहा था, क्योंकि जब से वह तुमसे मिला था तब से वह बदल गया। जूलिया कहती है कि मैंने तो उसे सिर्फ यह कहा था कि अगर तुम अपनी पत्नी की बात सुनते तो शायद तुम्हारी पत्नी आज जिंदा होती। खैर, प्लान के मुताबिक अब सैम जूलिया की मदद करेगा और जूलिया सैम की, ताकि वह मेयर रूथ के कातिल को खोज सके। सैम इस पर राजी हो जाता है और वह एक ऐसे आदमी को जानता है जो इल्लीगल तरीके से रेलिक्स का बिजनेस करती है। वह एक महिला थी। दोनों उससे मिलने जाते हैं, लेकिन उस महिला का पति, जो डिप्टी सैम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वह कहता है कि मेरी वाइफ तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। वहाँ वह सैम को पंच मार देता है। जूलिया ने सैम से कहा था कि होल्स्टन ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे कोई संकेत देगा, इसलिए मुझे पता है कि वह कुछ न कुछ तो जान ही गया है। इसीलिए तो उसने मुझे अपना बैज दिया है जिसके पीछे लिखा है ट्रुथ, यानी सच। जूलिया सैम के कमरे में मेयर रूथ का एक स्केच देखती है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि सैम उनसे प्यार करता था। चूंकि होल्स्टन के मरने के बाद उसकी ज्यादातर चीजें रिसाइकलिंग में भेज दी गई हैं, इसलिए जूलिया वहां भी जाती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ खास नहीं मिलता। इधर सैम से मिलने जुडिशियल का कर्मचारी रॉबर्ट आता है, सैम को यह समझाने के लिए कि वह जूलिया को झूठे इल्जाम में फंसाकर शेरिफ की पोस्ट से निकाल दे और उसकी जगह जुडिशियल के किसी अच्छे आदमी को रखे। लेकिन सैम कहता है कि अगर होल्स्टन ने उसे चुना है तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या खूबी है। रॉबर्ट इस पर ज्यादा बहस नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उस दिन सैम को बहुत रात होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी और अचानक ही कोई उसके कमरे के अंदर घुस आता है और सीधे उसकी हत्या कर देता है। और उस रात जूलिया होल्स्टन के अपार्टमेंट में जॉर्ज की फाइल पा लेती है, जिसे होल्स्टन ने वेंट में छुपा कर रखा था। अब एक बदलाव होना शुरू हो गया है। शायद साइलो में एक विद्रोह होगा, कौन जाने, शायद बाहर की दुनिया एकदम ही सेफ हो। जूलिया अब जिस घर में है यह वही घर है जिसमें होल्स्टन था। होल्स्टन ने अपने घर के वेंट में जूलिया के लिए एक
हिडन फाइल रखी थी जो उसे अब मिल गई है। असल में यह जॉर्ज की केस फाइल थी। यहाँ उसका स्टेटमेंट भी था। जॉर्ज ने एक बड़ा रहस्य छुपा कर रखा था जो जूलिया अब भी नहीं जानती है। ठीक तभी दरवाजे पर एक पोर्टर आता है एक जरूरी खबर लेकर। असल में ये डिप्टी सैम मार्नेस की मौत की खबर थी। यह सुनकर जूलिया को बहुत बुरा लगता है। वह जब अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तब रॉबर्ट और पॉल बिलिंग्स पहले से ही वहां थे। असल में यह वही पॉल है जिसे जुडिशियल शेरिफ की पोस्ट पर रखना चाहते थे। यह तय है कि कल रात सैम के अपार्टमेंट में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि सैम कातिल के साथ बहुत लड़ता है लेकिन अंत में वह मारा जाता है। जूलिया ने सैम के अपार्टमेंट में रूथ का एक स्केच देखा था जो अब वहाँ नहीं है। शायद कातिल ले गया है। जूलिया यह नोट करके रख लेती है। कुछ देर बाद बर्नार्ड वहाँ आता है। अब उन्हें जैसे भी हो इस मामले को दबाए रखना होगा या कम से कम ऐसा कुछ सामने नहीं आने देना होगा जिससे साइलो के लोग डर जाएं। इसलिए बर्नार्ड कहता है कि हमें उनकी रिलेशनशिप को सामने लाना होगा। इससे लोगों का ध्यान थोड़ा दूसरी तरफ जाएगा और वे एक मेमोरियल सर्विस स्मरण सभा की घोषणा करने का फैसला करते हैं और यह मेमोरियल सर्विस वे रूथ की याद में घोषित करना चाहते हैं। रॉबर्ट को देखकर बहुत गुस्से में लग रहा था। वह जूलिया से कहता है, कल रात मैं उससे मिलने गया था। मैंने उससे कहा था तुम्हें शेरिफ की पोस्ट से हटा देने के लिए, लेकिन वह तुम्हारी विफलता देखना चाहता था। अब डिप्टी सैम मार्नेस की जगह पॉल को दी जाती है जिसके लिए जूलिया खुश नहीं थी लेकिन उसे मजबूरन मानना पड़ता है। इसके बाद साइलो के बगीचे में दोनों को एक साथ दफनाया जाता है। बर्नार्ड वहाँ स्पीच देता है। फिर वह जूलिया को भी कुछ कहने के लिए कहता है। मैकेनिकल से डिप्टी हैंक आया था क्योंकि यहाँ इतना कुछ हो रहा है। तो हैंक जूलिया से कहता है कि मार्था तुम्हारे लिए टेंशन कर रही है। वह उसे शेरिफ की पोस्ट छोड़ने के लिए कहती है लेकिन जूलिया नहीं मानती क्योंकि उसे कातिल को ढूंढ निकालना है। सैम की जेब से जूलिया को एक लिस्ट मिलती है। लिस्ट में उन लोगों के नाम थे जिन पर सैम शक करता था और शायद मेयर रूथ का कातिल भी इनमें से ही एक होगा। इसलिए अब उस लिस्ट का इस्तेमाल करके जूलिया कातिल को ढूंढने लगती है। सैम मार्नेस की मौत के कारण सैंडी भी बहुत उदास थी। हालांकि वह जूलिया को पसंद नहीं करती थी लेकिन अब वह चाहती है कि जूलिया उस कातिल को ढूंढ निकाले। तो इस जांच में पॉल भी उसका सपोर्ट करता है लेकिन जूलिया पैट्रिक कैनेडी नाम के एक शख्स से छुपकर मिलने जाती है। वह तब घर पर नहीं था इसलिए जूलिया चुपचाप वारंट के बिना उसके घर में घुस जाती है और उसे वहाँ वह स्केच मिल जाता है जिसे देखकर वह समझ जाती है कि शायद पैट्रिक ने ही सैम का खून किया है, जो सच नहीं हो सकता, या शायद किसी ने उसे फंसाया है। हो सकता है वह जब पैट्रिक से मिलने गई हो तब कोई स्केच उसके घर रख गया हो। इस समय वह काम पर गया था इसलिए जूलिया उसे सावधान करती है। दूसरी तरफ पॉल घर जाने के बजाय रॉबर्ट से मिलने जाता है। रॉबर्ट तब डग नाम के एक व्यक्ति के साथ था। वह उसे कुछ कह रहा है। पॉल के वहाँ आने पर रॉबर्ट कहता है, इससे मिलो पॉल, मेरा स्टूडेंट। डग के चले जाने के बाद पॉल थोड़ा हैरान होता है। शायद डग अच्छा नहीं है। पॉल डिप्टी सैम और मेयर रूथ के केस के बारे में कुछ बात करने आया है। तब रॉबर्ट उससे कहता है कि वह एक व्यक्ति पर शक कर रहा है लेकिन वह पैट्रिक नहीं कोई और है। असल में रॉबर्ट जानता था कि पॉल यह सब जाकर जूलिया को बताएगा, इसलिए वह जूलिया का ध्यान भटकाने और पैट्रिक के घर स्केच किसने रखा इस पर जांच न करने के लिए यह सब कह रहा है। क्योंकि जूलिया अगर यह जान ले कि पैट्रिक के घर स्केच किसने रखा और पैट्रिक को फंसाने की कोशिश कर रहा है तो बेशक वही असली कातिल है। पॉल जूलिया से मिलने के बाद ठीक वैसा ही करता है। वह कहता है कि जुडिशियल ने एक व्यक्ति का नाम दिया है जो मेयर का कातिल हो सकता है, लेकिन जूलिया बहुत स्मार्ट थी। वह समझ जाती है कि जुडिशियल सिर्फ उनका ध्यान दूसरी तरफ भटकाना चाहते हैं। आज रेस होने वाली है, इसकी घोषणा की गई है। सब वह रेस देखने आए हैं। यहाँ वह कातिल भी आता है जो अभी तक सबको बेवकूफ बनाए हुए है। असल में यह सब कुछ जुडिशियल के लोग कर रहे हैं जो उनका नुकसान करते हैं और चुपचाप साइलो के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। उन्हें जुडिशियल अपने रास्ते से हटा देते हैं। डग ही वह कातिल था और अब वह रॉबर्ट के कहने पर पैट्रिक को मारने जा रहा था क्योंकि जूलिया ताकि पैट्रिक से बात करके कोई सुराग न पा सके कि स्केच उसके घर कैसे आया। और अब चूंकि सब लोग रेस देख रहे हैं इसलिए पैट्रिक को रास्ते से हटाना जुडिशियल के लिए आसान है, लेकिन जूलिया ये सब पहले ही गेस कर लेती है। वह पहले से ही वहाँ मौजूद थी इसलिए डग दौड़कर भागने लगता है। जूलिया उसे पकड़ लेती है। इस बीच दोनों में मारपीट होती है। एक वक्त पर जूलिया रेलिंग से लटक जाती है। डग उसे मार ही डालता लेकिन लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है और जूलिया बच जाती है। उस शाम डग रॉबर्ट से मिलता है। वह यह बताने आया है कि वह अपने काम में फेल हो गया है। रॉबर्ट गुस्सा नहीं करता बल्कि कहता है कोई बात नहीं, हम इंसान हैं और इंसानों से गलती होती है। उसके बगल में बैठकर वह रॉबर्ट को अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है कि वह एक सफाई कर्मी का बेटा था लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था। आखिर में वह डग से पूछता है कि क्या तुम साइलो की भलाई के लिए सब कुछ करने को तैयार हो? डग ने जवाब दिया हाँ, और यह कहने के बाद रॉबर्ट उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है जिससे डग मर जाता है। अगले दिन सबको यह पता चल जाता है। इसके बाद पॉल और जूलिया जज मैडोज से मिलते हैं। मैडोज की पोजीशन सबसे ऊंची है, सब फैसले वही लेती हैं, बाकियों को उनकी बात माननी पड़ती है। जज मैडोज जूलिया से कहती हैं कि अब इस केस को बंद करो, हमें मेयर रूथ और डिप्टी सैम का कातिल मिल गया है, वह अब मर चुका है। जूलिया उनसे ज्यादा बात न करके उन्हें धन्यवाद देकर चली जाती है। पॉल और जूलिया धीरे धीरे एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन वह सैंडी नाम की असिस्टेंट वह ऑफिस छोड़कर लेवल 105 में शिफ्ट होने जा रही है। शायद होल्स्टन के बिना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। बर्नार्ड जो आईटी का प्रमुख था वह अब टेम्परेरी
मेयर की जगह पर है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक वही मेयर रहेगा। वह जूलिया से मिलता है और माफी मांगते हुए कहता है कि शुरू में मुझे तुम पर शक था, लेकिन वह मेरी गलती थी। अब मैं समझ गया कि होल्स्टन ने तुम्हें क्यों चाहा था। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और जब तक मैं हूँ तुम मुझसे मदद मांग सकती हो। फिर जूलिया 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए कहती है कि मुझे नीचे जाना होगा। इंजीनियरिंग में अपने लोगों से मुझे विदाई लेनी है और अपना अधूरा काम खत्म करना है। बर्नार्ड उसे अनुमति दे देता है। उस दिन शाम को नीचे जाने से पहले जूलिया कैफेटेरिया में लुकास नाम के एक लड़के से मिलती है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह लगभग हर शाम कैफेटेरिया में कुछ समय बिताने आता था। सबके चले जाने के बाद वह तारों का पैटर्न समझने की कोशिश करता था। जूलिया उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तब लुकास कहता है कि यह टिमटिमाती रोशनी एक खास पैटर्न में घूम रही है, मुझे नहीं पता क्यों। इसके बाद जूलिया नीचे जाती है। नीचे पहुंचकर जूलिया मार्था से मिलती है। ऊपर के हालात और हाल ही में हुई मौतों के कारण मार्था जूलिया के लिए चिंतित थी। मार्था जूलिया से कहती है कि तुम्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जूलिया राजी नहीं होती। जॉर्ज के सामान में जूलिया को एक डिवाइस मिलता है जो बहुत एडवांस था। यहाँ का कोई इंजीनियर या मैकेनिक उसे समझ नहीं पाया। यहाँ मैग्नीफायर का इस्तेमाल भी मना है ताकि लोग पुरानी दुनिया के बारे में कुछ न जान सकें। यहाँ लोगों को कंट्रोल में रखा जाता है और जब कोई लिमिट पार करता है तो वह मारा जाता है। और मार्था को डर लगता है कि जूलिया के साथ भी शायद कुछ बुरा होगा, लेकिन जूलिया फिलहाल वहीं रहना चाहती है। अंततः वह नीचे जाती है जहाँ वह जॉर्ज की पुरानी चीजों में से वह डिस्पेंसर ढूंढ निकालती है। तब जूलिया को जॉर्ज के साथ बिताई एक घटना याद आती है जब दोनों एक साथ थे, मतलब जॉर्ज जिंदा था। यहाँ हमें पता चलता है कि उनके बीच बहुत प्यार था, लेकिन जॉर्ज तब बहुत सी चीजों के जवाब खोज रहा था। जूलिया को कभी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं थी। वह बस साइलो में जॉर्ज के साथ ही रहना चाहती थी। जॉर्ज ने भी उसे ज्यादा कुछ खुलकर नहीं बताया, लेकिन फिर वह मर जाता है और जूलिया कभी जान नहीं पाई कि जॉर्ज किस चीज के पीछे भाग रहा था। वर्तमान में दिखाया जाता है कि कातिल डग मर चुका है और जज मेडोज जूलिया को केस क्लोज करने के लिए कहती हैं, लेकिन जूलिया आखिरी बार डग के घर की तलाशी लेती है और वहाँ पॉल को वह डिस्पेंसर मिल जाता है। यह एक रेलिक है, इसलिए साइलो में यह इलीगल है। असल में यह रेलिक जूलिया ने यहाँ रखा था ताकि वह उस क्लोज्ड केस पर फिर से काम कर सके। इसके बाद वे जुडिशियल के लोगों जज मेडोज और रॉबर्ट से मिलते हैं। रॉबर्ट कहता है कि यह रेलिक डग का नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले 140 सालों में साइलो के अंदर जितने भी रेलिक्स थे उनका रिकॉर्ड पहले से ही मेरे पास है। लेकिन साइलो के कुछ एग्रीमेंट में ऐसे नियम भी थे जिसके जरिए शेरिफ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि जूलिया कोई गेम खेल रही है, लेकिन वह उसे रिवील नहीं करता। मेडोज अनुमति दे देती है। ये साफ है कि जुडिशियल के लोगों ने जॉर्ज को मारा है। जूलिया सिर्फ घटना की गहराई में जाना चाहती थी, लेकिन यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं होने वाली है, बल्कि हैरान कर देने वाली बातें सामने आएंगी। पॉल जूलिया से कहता है कि तुम अब जिस भी फ्लोर पर जाओगी जुडिशियल तुम पर नजर रखेगा, इसलिए पॉल उसे अपने साथ रहने की सलाह देता है। इसके बाद दोनों पैट्रिक कैनेडी से मिलने जाते हैं, जिसे डग मारना चाहता था, लेकिन जूलिया ने उसकी जान बचाई थी। पैट्रिक की पत्नी कुछ अवैध रेलिक्स का बिजनेस करती थी। अब वह हालांकि मर चुकी है, लेकिन जूलिया को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। शुरुआत में वह कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन बाद में वह एक व्यक्ति का नाम बताता है। असल में यह मिस जैक्सन नाम की एक महिला थी। ये दोनों जब उससे मिलने जाते हैं तो जूलिया यह जानकर हैरान होती है कि वह असल में जॉर्ज की गर्लफ्रेंड थी। और मिस जैक्सन की बात सुनने के बाद जॉर्ज के बारे में जूलिया की राय ही बदल जाती है। मिस जैक्सन कहती है कि मैंने सोचा था वह मुझसे भी प्यार करता है, लेकिन वह असल में मेरा इस्तेमाल कर रहा था। और जब उसका मकसद पूरा हो जाता है, जब उसे वह मिल जाता है जो वह खोज रहा था, तब वह मुझे छोड़कर चला जाता है। जुडिशियल के लोग मुझ पर शक कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे सजा दी और मुझे मेरे अपनों से अलग कर दिया। जॉर्ज ने अगर तुमसे झूठे वादे किए हैं तो उस पर कभी भरोसा मत करना। अचानक से ये सब बातें जूलिया के लिए काफी अजीब थीं। शायद जॉर्ज अपने सीक्रेट मिशन के लिए दूसरों का इस्तेमाल कर रहा था। शायद जूलिया भी इन सब में शामिल थी। शायद वह भी एक विक्टिम थी। जैक्सन से बात करने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब जूलिया ऑफिस लौटती है तो देखती है कि बर्नार्ड और रॉबर्ट पहले से वहाँ मौजूद हैं। उन्हें शक था कि रेलिक को जानबूझकर वहाँ रखा गया है, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले ही रिकॉर्ड देखा है। लेकिन जूलिया चालाकी करके बर्नार्ड को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद डग ने ही उस रात जॉर्ज के अपार्टमेंट से वह रेलिक लाया था। फिर उसने जूलिया से कहा कि तुम्हारी यह जांच स्थिति को और खराब कर सकती है, क्योंकि हमने रूथ और सैम की मौत का कारण कुछ और बताया है, इसलिए इस केस को छोड़ दो। कुछ चीजें न जानना ही बेहतर है। जूलिया यह बात मान लेती है। शायद यही ठीक है। उस रात मार्था वॉकर से उसकी रेडियो पर बात होती है। जूलिया वापस आना चाहती है, लेकिन मार्था को पता था कि जूलिया बाद में खुद को फेल मानेगी, इसलिए वह उसे कुछ समय के लिए बाहर रहने की सलाह देती है। मार्था की सलाह मानकर जूलिया उस रात मिस जैक्सन से मिलने जाती है, क्योंकि उसने पिछली बार पूरी घटना खोलकर नहीं बताई थी। इस बार वह बताता है कि असल में वह हार्ड ड्राइव मैंने उसे दी थी। मेरे पास उसकी अमानत भी है जो उसकी माँ ने उसे दी थी, और ये हर पीढ़ी को दी जाती है। असल में ये एक किताब थी। ये बहुत पुरानी है, साइलो से भी पुरानी। जूलिया उसे घर ले आती है। देखा जाता है कि इसमें पुरानी
दुनिया की तस्वीरें हैं। जूलिया यह सब पहली बार देख रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि दुनिया कभी ऐसी थी। और यहाँ एक ट्विस्ट आता है जब हम देखते हैं कि साइलो के हर इंसान पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यहाँ एक पूरी टीम है जो हमेशा छिपी रहती है और उनके पास अत्याधुनिक कंप्यूटर भी हैं। उनमें से एक कहता है कि हमें उसे जगाना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने देखा है कि जूलिया को रेड लेवल का एक रेलिक मिल गया है। अब हम बूढ़ी ग्लोरिया को देखते हैं जो अस्पताल में भर्ती है। अजीब बात यह है कि उसने समुद्र का दृश्य पेंट किया था, जबकि साइलो में तो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि समुद्र क्या है। ग्लोरिया असल में कौन है और उसे यह सब कैसे पता चला, थोड़ी देर बाद ही हम जान पाएंगे। हालांकि पिछली रात जूलिया ने यह सब छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब वह मिस जैक्सन से मिलती है तो उसे उनसे कुछ नई बातें पता चलती हैं और अब वह ग्लोरिया से मिलना चाहती है क्योंकि वह जॉर्ज की बुआ थी और इस परिवार को कुछ तो पता है। जूलिया उससे मिलने के लिए मेडिकल जाती है, लेकिन लग रहा था कि ग्लोरिया के होश ठीक नहीं है। वह अजीब बातें कर रही थी। हालांकि जूलिया बहुत कुछ जानना चाहती है, लेकिन नर्स उसे बताती है कि वह मेडोज की अनुमति के बिना उससे बात नहीं कर सकती। जूलिया जज मेडोज से मिलने की सोचती है ताकि वह उसे ग्लोरिया से बात करने की अनुमति दे दे, लेकिन मेडोज ऑफिस में नहीं थी। उसका सहायक बताता है कि वह बीमार है, इसलिए वह अभी अपने घर पर है। उसी समय पुलिस स्टेशन में पॉल की पत्नी उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि अपने लेवल्स में झगड़ा शुरू हो गया है। तब जूलिया नहीं थी। खैर, पॉल और बाकी डिप्टी मामले को संभाल लेते हैं। जूलिया जब लौटती है तो पॉल गुस्से में कहता है कि तुम्हें अभी फैसला लेना होगा। ठीक से अपनी ड्यूटी निभाओ या सब छोड़कर चली जाओ। आज मैं मरते मरते बचा हूँ। अगर हम सही समय पर नहीं पहुँचते तो शायद ये लोग एक दूसरे को मार ही डालते। जूलिया उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम जानते हो कि मैं जॉर्ज की मौत का रहस्य जानने आई हूँ, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि जॉर्ज की मौत से कई लोग जुड़े हैं, जैसे होल्स्टन, उसकी पत्नी सैम और रूथ, और मुझे यह पता लगाना ही होगा। शाम को जूलिया फिर से कैफेटेरिया में लुकास से मिलती है। आज रात तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे दोनों कुछ देर बातें करते हैं और लुकास जूलिया के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया वहाँ से चली जाती है। आज बर्नार्ड उसे मिलने के लिए मैसेज करता है और जब वह उसके पास जाती है तो बर्नार्ड कहता है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान खतरे में है। ये सुनकर जूलिया सिक्योरिटी को बुलाना चाह रही थी, लेकिन बर्नार्ड उसे रोकता है और कहता है, आईटी में सब कुछ मैं ही कंट्रोल करता हूँ। तुम सोचती हो कि जनरेटर के कारण साइलो चल रहा है, लेकिन अगर मेरे आईटी के लोग इसकी ऊर्जा का ठीक से उपयोग न करें तो जनरेटर किस काम आएगा। वह ऐसी कुछ बातें कहने लगता है जैसे वह जज मेडोज पर शक कर रहा हो। इसलिए वह जूलिया को सलाह देता है कि वह जो ढूंढ रही है उसे जल्दी ढूंढ निकाले, क्योंकि जज मेडोज शायद उसे जल्द ही हटा देगी। इसलिए जूलिया उससे मिलने जाती है, लेकिन तब जज मेडोज अपने घर पर थी और वह बीमार थी। जूलिया उससे कहती है, चलो एक सौदा करते हैं। तुम लोग मुझे हटाना चाहते हो, मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे ग्लोरिया से मिलने दो कुछ घंटों के लिए। लेकिन मेडोज कहती है, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये सुनकर जूलिया काफी हैरान होती है कि सब कुछ तो आपके ही कंट्रोल में है, लेकिन मेडोज उसकी मदद नहीं करती। जूलिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे ग्लोरिया से मिलना ही है, इसलिए वह अपने पिता की मदद लेती है। वह उसे छिपाकर मेडिकल ले जाता है। तब रात थी, इसलिए वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन रॉबर्ट और उसकी टीम नजर रख रही है। ग्लोरिया की हालत देखकर वे समझ जाते हैं कि उसे कौन सा ड्रग दिया जा रहा है और नशे की हालत में ग्लोरिया किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। खैर, डॉक्टर पीट कहता है कि हम सिडेशन को रिवर्स करने के लिए उसे कुछ दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। जूलिया के पास समय बहुत कम है। डॉक्टर पीट उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे ग्लोरिया के शरीर में दर्द शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। इधर रॉबर्ट और उसकी टीम को पता चल जाता है कि जूलिया ग्लोरिया से बात करने गई है। सौभाग्य से वे एक ऐसी जगह पर थे जहाँ कोई कैमरा नहीं था। ग्लोरिया की हालत थोड़ी ठीक होने पर जूलिया उससे जॉर्ज के बारे में कुछ सवाल पूछना शुरू करती है। डॉक्टर पीट को देखकर ग्लोरिया रोना शुरू कर देती है, क्योंकि 40 साल पहले पीट के कारण ग्लोरिया बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि एलिसन की तरह उसका बर्थ कंट्रोल डिवाइस रिमूव नहीं किया गया था। यह सुनकर जूलिया को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कहता है कि मैं यह करने के लिए मजबूर था, मतलब ये सब जुडिशियल ने उसे करने के लिए मजबूर किया था। फिर जूलिया ग्लोरिया को वह किताब दिखाती है जिसे देखकर वह बहुत इमोशनल हो जाती है। वह पूछती है कि ये तो मैंने जॉर्ज की माँ को दी थी, उसे ये कैसे मिली। जूलिया जानना चाहती है कि ये सब क्या है। ग्लोरिया कहती है कि हम जैसे लोगों को फ्लेम कीपर्स कहा जाता है। हम पुरानी दुनिया के बारे में जानते हैं। विद्रोह के बाद साइलो में हमारी जाति को मिटाने की कोशिश की गई है, इसलिए मेरा कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। हम बहुत कुछ जानते हैं और तुम्हारी माँ की सोच भी हमारी तरह थी, वह भी एक फ्लेम कीपर थी। ये सुनकर जूलिया काफी हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ सभी से झूठ बोला जा रहा है। ग्लोरिया कहती है कि इस किताब को छिपा कर रखो, अगर उन्हें पता चल गया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। तब जूलिया समझ जाती है कि शायद यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। असल में ये कैमरे हर बाहरी शीशे के पीछे इंस्टॉल किए गए हैं। तब वह शीशों को कपड़े से ढक देती है। रॉबर्ट रेडर्स को भेज देता है, लेकिन तब तक जूलिया वहाँ से बाहर निकल चुकी होती है और उसे वह हार्ड ड्राइव भी मिल गई है जो होल्स्टन ने ग्लोरिया के रूम के वेंट
में छिपा दी थी। रेडर्स वहां पहुंचते हैं लेकिन उन्हें जूलिया नहीं मिलती और इसी के साथ साइलो सीरीज के सीजन 1 का 7वां एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड्स को लेकर मुलाकात होगी पार्ट 2 वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट में दिया रहेगा। और यह सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं।